नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको जो सुनाने वाली हूँ वो एक कहानी है या सच्ची घटना पर आधारित है। ये मैं आपको अभी नहीं बोलूँगा, पूरा कहानी सुनने पर आपको खुद पता चल जाएगा ये एक सच्ची घटना ही है या सिर्फ एक कहानी है। चलिए शुरू करते हैं। ट्रेन के कमरे में अनाथ बाबू से मेरी परिचय हुआ। मैं हवा बदल के लिए रघुनाथपुर जा रहा था। कोलकाता में एक अखबार के दफ्तर में काम करता हूँ। पिछले कुछ महीनों में काम का दबाव लगभग दम घोटने वाला था। इसके अलावा मेरे लिखने के शौक के कारण एक दो कहानियों का प्लॉट भी घूम रहा था, लेकिन इतने काम में लिखने का समय ही कहाँ मिलता है। इसीलिए बिना कुछ सोचे समझे मैं 10 दिन की सवैतनिक छुट्टी और कुछ कागजात लेकर बाहर चला गया। इतने सारे स्थान होने के बावजूद भी रघुनाथपुर आने का एक निश्चित कारण है। यहाँ मेरे लिए एक निःशुल्क आवास व्यवस्था है। मेरे कॉलेज के सहपाठी बीरेन विश्वास का पैतृक घर रघुनाथपुर में है। कॉफ़ी हाउस में बैठकर चर्चा करते हुए कि छुट्टियों में कहाँ जाना है, बीरेन बहुत खुश हुआ और उसने अपना पैतृक घर देने की पेशकश करते हुए कहा, मैं भी चलता, लेकिन यहाँ मेरी परेशानी तो समझ सकता है ना। लेकिन तुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। हमारा 50 साल का नौकर भारद्वाज उसी घर पर रहता है। वो तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखेगा। तुम बस चले जाओ। ट्रेन में कई यात्री सवार थे। अनाथ बंधु मित्र मेरे बेंच पर मेरे ही बगल में बैठे थे। नाटेकाद का आदमी, लगभग 50 वर्ष का, सिर के बीच में कच्चे पक्के बाल, तीखी आंखें और होठों को कोने पर ऐसे भाव है जैसे मन में हमेशा कुछ अजीब विचार तैरते रहते हो। मैंने पहनावे और अपेक्षाओं के बारे में भी एक खासियत देखी। अगर आप उन सज्जन व्यक्ति को अचानक देखें तो ऐसा लगेगा मानो वो 50 साल पुराने नाटक में भूमिका निभाने के लिए तैयार होकर आए हो। उस तरह का कोट, उस तरह की शर्ट का कॉलर, वो चश्मा और विशेष रूप से वो जूता इत्यादि आजकल के ज़माने में जो कोई नहीं पहनता। अनाथ बाबू से बात करने पर पता चला कि वह भी रघुनाथपुर जा रहे हैं। कारण पूछने पर वो सज्जन व्यक्ति मानो जैसे किसी और सोच में ही खो गया, या शायद ट्रेन के शोर में उसने मेरा सवाल सुना ही नहीं। बीरेन का पुश्तैनी घर देखकर मन खुश हो गया। जबरदस्त घर है। सामने आंगन की एक तरफ सब्जियां और फूलों के पौधे दोनों हैं। आसपास कोई दूसरा घर नहीं है, इसीलिए ये पड़ोसियों के परेशानियों से भी मुक्त है। भारद्वाज के आपत्तियों के बावजूद मैंने अपने रहने के लिए छत के कमरे को चुना। बाहर रोशनी, हवा और एकांत तीनों ही अपर्याप्त मिलेगी। घर पर कब्जा करते समय और सामान पैक करते समय मैंने देखा कि मैं अपना शेविंग रेजर लाना ही भूल गया हूँ। भारद्वाज ने सुना तो बोले, इसमें ऐसा क्या है खोका बाबू, ये कुंडू बाबू का दुकान है 5 मिनट की दूरी पर, वहाँ जाओगे तो सब कुछ मिल जाएगा। दोपहर करीब 4 बजे मैं चाय पीकर कुंडू बाबू के दुकान के लिए निकला। जाकर देखा कि ये तो गप्पे लड़ाने के लिए एक अच्छी जगह है। दुकान के अंदर 2 बेंच पर बैठे 5-7 बूढ़े बातें कर रहे हैं। उनमें से एक बड़े उत्साह से कहता है कि अरे बापू, ये तो अनसुना नहीं है, ये मैंने अपनी आंखों से देखा है और इसके 30 साल हो गए हैं, तो क्या ये सब मन से मिट गया है? ये यादें आसानी से नहीं भूलती, खासकर तब जब हलोदर दत्त तो मेरे घनिष्ठ मित्र थे। मैं अब भी ये नहीं मानता कि उनकी मौत के लिए मैं आंशिक रूप से जिम्मेदार था। ये विश्वास मेरा अब भी तक नहीं आया।
मैंने 7 o'clock का एक पैकेट खरीदा और कुछ अन्य सामानों की तलाश शुरू कर दी। सज्जन व्यक्ति ने आगे कहा, कल्पना कीजिए, मेरा दोस्त केवल 10 रुपए की शर्त लगाकर मेरे साथ हार गया और उत्तर पश्चिम घर में रात बिताने गया। अगले दिन वह वापस नहीं आया। अंत में मैं, जितेन बख्शी, हरिचरण शाह और 3 या 4 अन्य लोग थे जो मुझे ठीक से अभी याद नहीं है, तलाशने के लिए गए हौलदार बांग्लो, हवलदार को ढूंढने। मैंने जाकर देखा कि बाबू मौसाई, उसके हाथ पैर शक्त होकर जमकर लकड़ी जैसा हो गया है। उसे कमरे के फर्श पर मृत हालत में पड़े हुए थे। उसकी आंखें बड़ी बड़ी होकर खुला हुआ था। उसकी नज़र घर के छत की लकड़ी के बीम के तरफ था और उस दृष्टि में डर का जो नमूना देखा, उसे मैं भूतों के अलावा और क्या सोच सकता हूँ, आप लोग ही बताइए। शरीर पर कोई निशान नहीं, कोई बाघ का खरोच नहीं, कहीं पर सब सांप के डसने का कोई निशान नहीं, कुछ भी नहीं। आप लोग ही बताइए, अब क्या करिएगा। 5 मिनट और दुकान में रहते हुए मुझे इस चर्चा का विषय का एक हल्का अंदाज़ा मिल गया। मामला रघुनाथपुर के दक्षिणी छोर पर स्थित हवलदार बांग्लो नाम के एक 200 साल पुराना लगभग खंडर हुआ जमींदार का महल है। उसी महल में खास करके दूसरे मंजिल के उत्तर पश्चिम दिशा करके एक कमरे में बहुत ज़माना पुराना कोई भूतों का आना जाना लगा है। हालांकि 30 साल पहले भवतोष मजूमदार के दोस्त हौलदार दत्तो की मृत्यु के बाद से किसी ने उस घर में रात नहीं बिताई, लेकिन इस कहानी को लेकर रघुनाथपुर के निवासी भूतों के अस्तित्व पर विश्वास करके एक काफ़ी रोमांच महसूस रहते हैं। और इस विश्वास करने के पर्याप्त कारण भी हैं। ये एक तो हवलदार दत्त के रहस्यमय मृत्यु, हवलदार परिवार के इतिहास में हत्या, आत्महत्या आदि के कई उदाहरण हैं। मैं अपने मन में हवलदार बांग्लो के बारे में थोड़ी जिज्ञासा लेकर दुकान से बाहर आया और अपने ट्रेन साथी अनाथ बंधु मित्रों मौसाई को चेहरे पर मुस्कान के साथ खड़ा देखा। उन्होंने मुझे देखा और कहा, क्या तुम उनके बातचीत सुन रहे थे? मैंने कहा, हाँ, वैसे थोड़ा सुन रहा था। विश्वास होता है क्या वो भूत? हाँ। आप जानते हैं मामला क्या है? असल में मैंने भूता घर के बारे में बहुत सुना है, लेकिन मैं एक भी वैसे व्यक्ति से नहीं मिला जिसने उन घरों में भूत देखा हो। अनाथ बाबू थोड़ा मुस्कुराए और बोले, एक बार मेरे साथ आप इसे देखने आएंगे क्या? क्या? उस घर को देखने जाऊंगा मतलब? यही बाहर से, और क्या, ज़्यादा दूर तो नहीं है, ये कुछ ही मील दूर है। इस सड़क से सीधे जाकर जुड़वा शिव मंदिर के पास से गुजरकर उससे दाहिने हाथ की सड़क से मोड़कर सामने ही है। सज्जन व्यक्ति बहुत इंटरेस्टिंग लग रहे थे और इसके अलावा इतने जल्दी घर वापस जाकर मैं क्या करूँगा, तो इसीलिए मैं उनके साथ चला गया। हवलदार का महल दूर से दिखाई नहीं देता क्योंकि महल बड़े बड़े पेड़ पौधे के जंगल से घिरा हुआ है, लेकिन सामने आने से करीब 10 मिनट पहले ही घर के गेट का ऊपरी हिस्सा नजर आता है। बहुत बड़ा द्वार, शीर्ष पर खंडर सा नहाबत खाना। गेट से काफ़ी दूर जाने के बाद आता है ये मुख्य भवन। 2-3 मूर्तियाँ और फव्वारों के खंडर देखकर मैं समझ गया कि ये घर और गेट के बीच पहले बागीचा हुआ करता था।
घर बड़ा ही है, अजीब भी है। शिल्प कला कौशल की कहीं कोई कमी नहीं है। एक कैसा अजीब सा बिना आकार का बेढा भाव है महल का। शाम के पहले सूरज की किरणें उसकी काई भरी दीवार पर पड़ रहा था। 1 मिनट रुककर अनाथ बाबू बोले, जहाँ तक मैं जानता हूँ धूप होने पर भूत नहीं निकलते। फिर उन्होंने मेरे तरफ देखकर आंख से इशारा करते हुए कहा, क्या एक बार फटक से उस कमरे के देख कर आना चाहेंगे क्या? वो उत्तर पश्चिमी कमरा, जिस कमरे में वो, हाँ वो कमरा जहाँ हौलदार दत्तों की मृत्यु हुई थी। इस व्यक्ति का इन सब मामलों में तो थोड़ा ज्यादा ही दिलचस्पी नजर आ रही है। अनाथ बाबू शायद मेरे मन की बात समझ गए होंगे और बोले, तुम्हें बड़ा आश्चर्य हो रहा है ना? असल में क्या जानते हो, आपको ये बताने में संकोच नहीं है कि वो घर ही एकमात्र कारण है जिसके कारण मैं रघुनाथपुर आया। सच में? जी हाँ, ये जो एक भूत का घर है, इस बात का मुझे खबर मिली जब मैं कोलकाता में हूँ, तो मैं इस भूत को देखने के लिए यहाँ आ गया। आप उस दिन ट्रेन में मेरे आने का कारण जानना चाहते थे। मैं जवाब ना देकर एक प्रकार का खराब बर्ताव भी कर बैठा था, लेकिन मैंने दिल में फैसला कर लिया था कि जब भी समय आएगा, यानी आप किस तरह के व्यक्ति हैं इसके बारे में थोड़ा और जानकारी मिल जाएगा, मैं इधर आने का असली कारण आपको खुद बता दूंगा। लेकिन इसलिए भूतों की तलाश में एकदम से कोलकाता छोड़कर? बोल रहा हूँ, व्यस्त मत होइए आप। आपको अभी तक मेरे काम के बारे में नहीं बताया हूँ। दरअसल मैं भूतों का विशेषज्ञ हूँ। आज 25 वर्ष तक मैंने इस विषय पर बहुत शोध किया है। मैंने किताब में भूत, प्रेत, पिशाच, डाकिनी, योगिनी, पिशाच, वेयरवुल्फ, जादू टोना आदि के बारे में लगभग सब कुछ पढ़ा है। इन किताबों को पढ़ने के लिए 7 भाषाएं सीखनी पड़ती है मुझे। मैं पिछले 3 वर्षों से परलोक तत्व के बारे में लंदन के प्रोफेसर नॉर्टन के पत्र लिख रहा हूँ। मेरे लेख विदेश के सभी प्रसिद्ध पत्रों पे छाप चुकी है। आपके सामने खुद के प्रशंसा करने का क्या फ़ायदा, लेकिन मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि इस बारे में मुझसे ज़्यादा जानकार इस देश में शायद कोई नहीं है। उन सज्जन की बात सुनकर मुझे एक बार भी नहीं लगा कि वह झूठ बोल रहे हैं या बड़ा चढ़ा कर बोल रहे हैं, बल्कि मन में उनके प्रति विश्वास और सम्मान का भावना आसानी से उत्पन्न हो गई। अनाथ बाबू कुछ देर चुप रहे और बोले, मैंने भारत में कम से कम 300 भूतिया घरों में रात बिताई है। क्या कह रहे हैं? हाँ, और वो सब किस तरह की जगह जानते हैं? ये लीजिए, जब्बलपुर, कारसियांग, चेरापूंजी, कांठी, कटवा, जोधपुर, आजिमगंज, हजारीबाग, शिवड़ी, बारासात, और कितने सुनेंगे। 56 डाक बांग्लों और कम करके मैंने 30 नीलकुठी में रात बिताया हुआ है। कोलकाता और उसका अलावा आसपास कम से कम 50 घर हैं। लेकिन अनाथ बाबू सहसा रुक गया। फिर उसने धीरे से सिर हिलाकर कहा, भूत ने मुझे धोखा दिया है। हो सकता है भूत उन्हीं के पास आते हो जो भूत नहीं चाहते। मुझे बार बार निराशा हुई है। एक बार भूत मद्रास के चित्रनापल्ली में 150 साल पुराने परित्यक्त साहेब लोगों का एक क्लब हाउस में भूत एक बार करीब आ ही गया था। कैसे आया पता है? अंधेरे कमरा,
हवा नहीं है। जब भी मैं मोमबत्ती जलाता हूँ, कोई ना कोई उसे फूंक मारकर बुझा देता है। आखिर 13 माचिस की तीली बर्बाद करने के बाद दीपक जला पाया, और रोशनी के साथ ही वो जो भूत एक बार गया और फिर कभी वापस नहीं आया। एक बार कोलकाता के झामा तालाब के भूतिया घर में एक इंटरेस्टिंग अनुभव हुआ। तुम्हें मेरे सिर पर तो इतने बाल दिख रहे हैं ना। हालांकि आधी रात के आसपास मैं उस घर के एक अंधेरे कमरे में बैठकर भूत का इंतजार कर रहा था। अचानक मुझे अपने सिर के पास एक मच्छर ने काट लिया। मामला क्या हुआ? अंधेरे में मैंने अपने सिर पर हाथ रखा तो देखा कि एक भी बाल नहीं था। एकदम चिकना गंजा टकला सर। क्या ये मेरा सर है या किसी और के सर पर हाथ देकर खुद का सर सोच रहा हूँ? लेकिन मच्छर के काटने का अनुभव तो मुझे हुआ। मैंने टॉर्च चलाकर शीशे में देखा तो गंजेपन का कोई निशाना नहीं था। मेरे बाल मेरे सर पर ही थे। दरअसल मेरे तमाम कोशिशों के बावजूद इन दोनों के अलावा मुझे कोई भूतिया अनुभव नहीं हुआ है। इसलिए मैंने भूत देखने की आशा एक तरह से छोड़ ही दिया था। अब मुझे एक पुराने प्रवासी में रघुनाथपुर के इस घर का पता मिला, इसलिए मैंने एक आखिरी कोशिश करने का फैसला किया। अनाथ बाबू की बात सुनते सुनते कब घर के सामने वाले दरवाजे पर आ गया समझ ही नहीं आया। सज्जन व्यक्ति ने अपनी घड़ी देखी और कहा, आज सूर्यास्त 5:30 बजे होगा, अभी 4:45 है। आइए धूप रहते घर पर एक नज़र डाल ले। भूत का नशा शायद संक्रामक होता है, क्योंकि मैं अनाथ बाबू के सुझाव पर कोई आपत्ति नहीं किया, बल्कि घर के अंदर और खासकर दूसरे मंजिल के उस कमरे को देखने में काफ़ी दिलचस्पी थी। सामने के दरवाजे से प्रवेश करते हुए मुझे एक बड़ा प्रांगण और नटमंदिर दिखाई देता है। 150 वर्षों में यहाँ कितना उत्सव, कितना आयोजन, कितना पूजा पार्वण यात्राएं हुई होगी, इसका आज कोई संकेत नहीं मिलता। आंगन के 3 और बरामदे हैं। हमारे दाईं तरफ बरामदे का जो हिस्सा है उधर एक टूटी हुई पालकी पड़ा है, और पालकी से थोड़ा 10 फुट दूर जाते ही दूसरी मंजिल की सीढ़ियों पर इतना अंधेरा था कि अनाथ बाबू को ऊपर जाते समय रोशनी के लिए अपना कोट की जेब से टॉर्च निकालकर जलानी पड़ी। एक तरीके से जैसे मकड़ी के अदृश्य जालों से गुजरकर किसी तरह दूसरी मंजिल तक पहुंचा गया। मैंने खुद से कहा, इस घर में भूतों का होना कोई असामान्य बात नहीं है। दूसरी मंजिल की बालकनी पर खड़े होकर मैंने हिसाब लगाया तो देखा कि अगर मैं सीधा बाईं ओर गया तो वो घर उत्तर पश्चिम का घर है। अनाथ बाबू बोले, समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। इधर मैं बता दूं कि बालकनी में केवल एक ही चीज़ थी, एक घड़ी। इसे ग्रैंडफादर क्लॉक कहा जाता है, लेकिन इसकी हालत बहुत ख़राब है। कोई शीशा नहीं है, बड़ा कांटा गायब है, पेंडुलम टूटकर नीचे गिर और झुक गया है। उत्तर पश्चिम कमरे का दरवाज़ा हल्का खुला था। जैसे ही अनाथ बाबू ने अपने दाहिने हाथ की तर्जनी से दरवाज़ा खोला, मेरा रूह बिना किसी कारण के डर रहा था। लेकिन मुझे घर के अंदर कुछ भी असामान्य नज़र नहीं आया। ऐसा लगता है जैसे वहाँ कभी बैठक कक्ष हुआ करता था। कमरे के बीच में एक बड़ी मेज में इसमें केवल 4 पैर का एक टेबल है।
शीर्ष पर कोई बोर्ड नहीं है। मेज के बगल वाली खिड़की की ओर एक कुर्सी है। इसमें संदेह है कि क्या ये अब आरामदायक होगा, क्योंकि इसकी सीट में एक हैंडल और बेड का हिस्सा नहीं है। ऊपर देखने पर मुझे छत से खिंचावदार पंखे का एक टुकड़ा लटकता हुआ दिखाई दिया, यानी उसके रस्सी नहीं है। लकड़ी का खंभा टूट गया है और झालर का आधा हिस्सा फट गया है। इसके अलावा कमरे में एक राइफल रैक भी है जो बैरल रहित है और टूटी हुई हैंडल वाली 2 साधारण कुर्सियां। अनाथ बाबू थोड़ी देर के लिए शर्मंद हो गए। ऐसा लग रहा था उसे वो किसी चीज को बड़े ध्यान से महसूस करने की कोशिश कर रहा हो। लगभग 1 मिनट बाद उन्होंने कहा, आपको कोई गंध आ रही है? कैसी गंध? मद्रासी धूप, मछली का तेल और मिट्टी की मिली घुली गंध। मैंने कुछ गहरी सांस ली। बहुत दिनों से बंद पड़े घर को खोलने पर जो गंध आती है, उसके अलावा मुझे कुछ भी गंध नहीं आ रही थी। तो मैंने कहा, कहाँ? मुझे तो ठीक से कुछ समझ नहीं आ रहा। अनाथ बाबू कुछ देर तक चुप रहे और सहसा अपने दाहिने हाथ के हथेली पर बाएं हाथ से मुक्का मारते हुए बोले, बहुत अच्छा। ये गंध मेरे परिचित गंध है। इस घर में भूतों का आना अवश्यंभावी है, लेकिन भूत बाबा जी आएंगे तो या नहीं, ये कल रात से पहले समझ नहीं आएगा। चलिए। अनाथ बाबू ने निश्चय किया कि अगले ही दिन उन्हें इसी घर में रात बितानी होगी। वापस जाते समय उन्होंने कहा, मैं आज नहीं रुकूंगा, क्योंकि कल अमावस्या पक्ष है, भूतों के लिए सबसे उपयोग दिन है। वैसे भी 1-2 चीज़ अपने पास रखनी ज़रूरी है जो घर पर रह गया है। कल ले आऊँगा, आज मैं सिर्फ सर्वे करके रखा बस। सज्जन व्यक्ति मुझे घर तक छोड़ दिया और अलविदा कहते वक्त आवाज़ धीमी कहते हुए बोला, मेरी इस प्लान के बारे में किसी को मत बताना। आज उनकी बातें तो सुना मैंने। इन लोगों का जो डर और प्रेजुडिस है, तो वह बाद में मेरे प्लान में बाधा ना डाल दे। और हाँ, एक बात और, बुरा मत मानना कि मैंने तुम्हें अपने साथ चलने के लिए नहीं कहा। असल में क्या है कि इन सब चीज़ों में अकेला ना रहूँ ना, तो मज़ा ही नहीं आता है। अगले दिन कागज़ कलम लेकर बैठा तो लेखन बहुत आगे नहीं बढ़ पाया। मन हलदर बंगलों के उत्तर पश्चिम घर में है और मन में अशांति और चिंता रहती है कि रात में अनाथ बाबू को क्या अनुभव होगा। दोपहर को मैं अनाथ बाबू को हलदर बंगलों के गेट तक ले गया। ये सज्जन व्यक्ति आज काले कलर का कोट, कंधे पर पानी की फ्लैक्स और हाथ में कल के 3 सेल वाली टॉर्च है। गेट से प्रवेश करने से पहले उसने अपने कोट की 2 जेबों में हाथ डाला, 2 बोतलें निकाली और मुझे दिखाया। यहाँ देखिए, इसमें मेरे ही बनाई हुई फार्मूला का तेल है। शरीर के खुले हिस्सों पर लगाओ तो मच्छर नहीं काटेंगे। और ये दूसरा में है कार्बोलिक एसिड, घर के आसपास छिड़क देने से सांप के परेशानी से मुक्त। इतना कहकर वो सज्जन व्यक्ति ने दोनों बोतलों जेब में रख ली। टॉर्च अपने सीट पर छूकर मुझे सलाम करके हलदर बांग्लों की ओर चल दिए। मुझे रात को ठीक से नींद नहीं आई। सुबह होने से पहले मैंने भरद्वाज से मेरे थर्मस फ्लास्क में 2 लोगों के लिए चाय भरने को कहा। चाय आने के बाद मैंने फ्लास्क लिया और फिर से हलदर बांग्लों के लिए निकल पड़ा। जब मैं हलदर बांग्लों के गेट पर पहुंचा तो देखा कि कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही है।
मैं सोच रहा था कि अनाथ बाबू का नाम लेकर पुकारूं या सीधा दूसरी मंजिल पर चला जाऊं। तभी अचानक सुनाई दिया, अरे सर, ये इधर इधर। अब मैंने महल के दक्षिण दिशा के जंगल के अंदर से अनाथ बाबू को बाहर निकलकर मेरे तरफ आते हुए देखा। उन्हें देखने से बिल्कुल भी नहीं लगता कि कल रात उनके साथ कोई भयानक या असामान्य कोई चीज़ हुआ होगा। वो मेरे पास आया और मुस्कुराते हुए हाथ में नीम की टहनी दिखाते हुए बोला, अरे क्या कहूँ मौसाई, ये आधे घंटे से जंगलों में घूम रहा था एक नीम की टहनी की वजह से। वो क्या है कि मेरे दातुन करने का अभ्यास है ना। अचानक से कल रात की बात पूछने के लिए कैसा पाबंदी हो रहा था। मैंने कहा, मैं चाय लाया हूँ, यही पियेंगे कि घर जाकर? नहीं, चलो फव्वारे के पास बैठकर चाय पीते हैं। गरम चाय की चुस्की लेने और संतोषजनक ध्वनि निकालने के बाद मेरे और मुस्कुराते हुए अनाथ बाबू ने कहा, बहुत उत्सुकता हो है ना? मैंने हकलाते हुए कहा, हाँ, मेरा मतलब है ये थोड़ा सा है। अच्छा ठीक है, फिर सुनो, पहले ही बोल दूँ, एक्सपीडिशन इज हाईली सक्सेसफुल। मेरा यहाँ आना सार्थक रहा। एक कप चाय खत्म करने के बाद अनाथ बाबू ने दूसरी बार चाय कप में डाला और अपना भाषण शुरू किया। जब तुमने मुझे पहुंचाया तब 5 बजे थे। घर में प्रवेश करने से पहले मैंने आस पड़ोस का थोड़ा निरीक्षण किया। कई बार भूत प्रेत के से ज़्यादा खतरा जीवित इंसानों या जानवरों से होता है। वैसे भी ये देखा कि आसपास कुछ भी संदिग्ध नहीं है। मैंने घर में प्रवेश करते ही एक मंजिल में जो खुले कमरे हैं उन पर एक नज़र डाली। सारा सामान इतने दिन से तो इधर रहने का कोई बात ही नहीं बनता। एक कमरे में कुछ कूड़ा और दूसरे कमरे की छत पर लटके कुछ चमगादड़ों के अलावा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। चमगादड़ों ने मुझे देखकर भी नहीं हिला। मैंने भी उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया। 6:30 बजे मैं दूसरे मंजिल पर मूल कमरे में दाखिल हुआ और रात बिताने की व्यवस्था करने लगा। मैं एक झाड़ू लाया। इससे पहले मैं आराम केदारा को झाड़ पोंछ कर साफ किया। कौन जाने कितने दिनों की धूल जमा हुई है। घर में एक अजीब सा गर्माहट का एहसास था, इसीलिए मैंने खिड़की खोल दी। मैंने बालकनी का दरवाज़ा खुला छोड़ दिया ताकि भूत सामने से आ जाए। फिर मैंने टॉर्च और फ्लास्क को नीचे फर्श पर रखा और आराम केदारा पर लेट गया। बेचैनी हो रहा था बहुत, लेकिन मैंने कई रातें इससे भी ज़्यादा अजीब स्थिति में गुजारी है, इसलिए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आश्विन मास 5:30 बजे सूर्यास्त हो चुका है। अंधेरा काफ़ी घना लग रहा है और इसके साथ ही गंध भी धीरे धीरे बढ़ने लगी। मैं बहुत ठंडे स्वभाव का व्यक्ति हूँ, जल्दी उत्तेजित नहीं होता, लेकिन कल मेरे अंदर बहुत उत्तेजना महसूस कर रहा था। मैं सही समय नहीं बता सकता, लेकिन मुझे लगता है कि करीब 9 से 9:30 बजे के बीच एक जुगनू खिड़की से कमरे में घुसा था। वो कुछ मिनटों तक इधर उधर घूमता रहा और फिर खिड़की से बाहर चला गया। फिर पता नहीं लोमड़ी का आवाज़, कीड़े मकोड़े का आवाज़ सब बंद हो गया और मैं कब सो गया पता ही नहीं चला। नींद एक आवाज़ से टूटी, घड़ी की आवाज़। ढंग 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 करके 12 बज गया। एक मधुर लेकिन तेज आवाज़, पुराने ज़माने की घड़ी की आवाज़।
और ये आवाज़ आ रही है बाहर के बैल्कनी से। नींद के कुछ क्षणों के भीतर मैं जाग गया और दो और चीज़ें देखी। मैं आराम के दायरे में सचमुच आराम से लेटा हुआ हूँ। मेरे पीठ के नीचे तकिया ठूस दिया गया है और दूसरी चीज़ मेरे सिर पर, और एक सुंदर झालर वाला एक बिल्कुल नया खींचने वाला पंखा। दीवार में एक छेद के माध्यम से बैल्कनी तक एक नई रस्सी, और पता नहीं कौन उस पंखे का रस्सी खींच रहा था और पंखा घूम रहा था, जिससे मुझे अच्छी हवा मिलती रही। मैं आश्चर्य से इन चीज़ों को देख रहा था और आनंद ले रहा था। तभी मैंने देखा कि अमावस्या की रात में भी ना जाने कैसे घर चांदनी की रोशनी से जगमगा उठा। तभी नाक में बहुत अच्छी गंध आई। मैं मुड़ता हूँ और देखता हूँ कि ना जाने कौन एक हुक्का छोड़ गया है और उसमें से सबसे अच्छी उम्बुरी तंबाकू की गंध आ रही है। अनाथ बाबू ने थोड़ा रुके, फिर वो मेरी ओर मुड़े और मुस्कुराते हुए बोले, क्या ये बहुत ही सुखद माहौल नहीं है? मैंने कहा, ये सुनकर तो अच्छा ही लग रहा है। क्या आपकी रात काफ़ी आराम से बीती? मेरी प्रश्न सुनकर अनाथ बाबू अचानक गंभीर हो गए। थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद मैं और अधिक धैर्य नहीं रह सका और कहा, तो क्या आपके पास वास्तव में डरने का कोई कारण ही नहीं था? क्या आप भूत नहीं देखे? अनाथ बाबू मेरी तरफ देखा, लेकिन इस बार होठों के कोने पर मुस्कुरान नहीं था। दबी हुई आवाज में सज्जन व्यक्ति का प्रश्न आया, परसों जब कमरे के अंदर गए थे तो क्या आपने छत के बीम की लकड़ी की दिशा पर ध्यान दिया था? मैंने कहा, शायद मैंने इतनी अच्छी तरह नहीं देखा। ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? अनाथ बाबू ने कहा, वह एक विशेष बात है, उसे देखे बिना मैं इस घटना को नहीं समझ सकता। चलिए, आइए मेरे साथ। अंधेरी सीढ़ियाँ चढ़ते हुए अनाथ बाबू ने केवल एक ही बात कही, मुझे अब भूतों का पीछा नहीं करना पड़ेगा सतीश बाबू, कभी नहीं। वो शौक खत्म हो गया मेरा। बालकनी से होते हुए मेरी नज़र घड़ी पर पड़ी तो वो टूटी हुई थी। अनाथ बाबू ने घर के द्वार के सामने पहुंचकर कहा, चलिए आइए। दरवाज़ा हल्का खुला हुआ था। मैंने हाथ से धक्का दिया और कमरे में घुस गया। फिर जैसे ही मैंने 2 कदम आगे बढ़ाया और नीचे फर्श की ओर देखा तो मेरे पूरे शरीर में से भय और आश्चर्य की एक शिहरन दौड़ गई। बूट जूते पहने हुए फर्श पर लेटा हुआ वो कौन है? और बैल्कनी से किसकी हंसी हलदार बंगलों के आसपास गूंज रही है? मेरा खून जम रहा है और मेरा ज्ञान, बुद्धि, विचार गायब हो रहा है। फिर क्या? मुझे और कुछ याद नहीं है। जब मैं उठा तो मैंने देखा कि भरद्वाज मेरे बिस्तर के नीचे खड़े थे और भवतोष मजूमदार मुझे पंखा से हवा दे रहे हैं। मेरे आंखें खुली देखकर भवतोष बाबू ने कहा, तुम तो भाग्यशाली हो। काश कि शीतुचरण तुम्हें देख लिया था घर के अंदर घुसते हुए, नहीं तो पता नहीं क्या होता। उधर गए ही क्यों थे?
मैंने कहा। उस रात अनाथ बाबू, भवतोष बाबू ने टोकते हुए कहा। अनाथ बाबू, उन सज्जन व्यक्ति को शायद कल मेरी कहीं किसी भी बात पर विश्वास नहीं हुआ। सौभाग्य से आप रात बिताने के लिए उसके साथ उस घर पर नहीं गए। देख लिया ना, उसकी हालत जो हलदार के साथ हुआ वही उसके साथ भी हुआ। अनाथ बाबू मर के एकदम लकड़ी जैसा सख्त बन गया है और आंखें भी बिल्कुल वैसी ही दिख रहा है जैसे हलदार का था। उसी तरफ उसका भी नज़र था मरते समय, छत के वही लकड़ी की बीम की तरफ। मैंने अपने आप से कहा, नहीं, मर के लकड़ी जैसा नहीं हुआ। मैं जानता हूँ कि अनाथ बाबू मरने के बाद क्या हुआ है। अगर मैं कल सुबह जाऊँगा तो मैं उसे देखूँगा, काला कोट पहने हुए, पैरों में जूते, हाथ में नीम का दातुन लिए हुए, हालदार बांग्लो के पूर्व में जंगल से बाहर आ रहा है और मुस्कुरा रहा है। धन्यवाद दोस्तों, हमारी आज की कहानी सुनने के लिए। कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताइएगा आपको हमारी कहानी कैसी लगी और आपको किस तरह की कहानियाँ सुनना ज़्यादा पसंद है। हम लौटेंगे हमारी दूसरे किसी कहानियों के साथ। तब तक के लिए स्वीट ड्रीम्स।